और आपने एक बार यूट्यूब सर्च कर दिया, आपको ऐसे लाखों वीडियोस मिलेंगे। ये मटेरियल 20 पेज का है, ये पढ़ लो, पीस फ्री निकल जाएगा। इसमें कोई चैनल नहीं देखना है, एनसीईआरटी के बिना पढ़े कुछ फॉलो नहीं करना। मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, इसके लिए पढ़ना है, तो आप तैयारी सही से नहीं कर पाए। दोस्तों आज हमारे साथ यूपीएससी हिंदी के गौरव सर बैठे हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। इसके पहले आपने हमारे वीडियो देखे होंगे जहां पर हम टॉपर्स डाल करते हैं, टॉपर से बात करते हैं। तो वहां पर बहुत सारे टॉपर्स जो है बताते हैं कि हमने यहाँ से जो है पढ़ाई की है यूपीएससी हिंदी से। तो आज मौका मिला है सबसे बात करने का। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे, पूरी रणनीति जानेंगे किस तरीके से रणनीति रहनी चाहिए जो है, जो छात्र तैयारी करते हैं। साथ साथ कुछ बदलाव भी हुए हैं यूपी पीसीएस में, तो उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं और बहुत सी बातें सबसे करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और बहुत बहुत आभार आपका। सर हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हो सकता है आपके वीडियोस तो देखते हैं और मतलब प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम पर्सनल आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे अपने बारे में। बताइए। बिल्कुल सर। देखिए, मैं 2018 में आईटी रुड़की से अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ और उसके बाद मैंने 18 में ही यूपीएससी का एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था, 18 में ही फाइनल के बाद ही। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दिया है, इस बार को अगर काउंट कर लेते हैं तो। और यूपी पीसीएस में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और एक बार मेरा 2020 में सिलेक्शन हो गया था। तो वो मैंने मतलब सिलेक्शन वाली पोस्ट छोड़ दी थी, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो मैंने उस बार सिलेक्शन छोड़ दिया था। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी रही है। मैंने 4 बार यूपी पीसीएस के मेंस लिखे हैं, 4 बार यूपीएससी के मेंस लिखे हैं और अच्छा खासा उसका अनुभव है। तो ये मेरी जर्नी है। तो सर जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे थे, तो मतलब आपका कब ये विचार बना कि नहीं मतलब पढ़ाई हम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ छात्रों को भी गाइडेंस देनी चाहिए, मतलब वीडियो वगैरह आपने बनाना कब स्टार्ट किया? देखिए, खास तौर पे ना जब 2019 वाला जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था, तो जो मेरे जूनियर्स थे कॉलेज के, वो मुझसे बोलते थे कि सर कुछ गाइड कर दो, आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ गाइड कर दो मुझे। और हिंदी मीडियम से भी मैं था, है ना, और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ले रखा था। तो जितनी गड़बड़ी एक व्यक्ति कर सकता है मैं सारी कर रहा था खुद। तो वो मेरे से पूछते थे, तो मुझे लगा यार ये चीजें ना, और खास तौर पर मैं जब था वो जो उस समय 2019 में, आप देखिएगा कभी अभी पुराने वीडियो देखिएगा, 2019 समय कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं था जिसने मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताया हो। ये मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, मेंस आंसर राइटिंग की, वो ऐसे आंसर लिखना है, इतने दिन आंसर लगातार लिखवाया। तो वो चीज से मुझे लगा कि यार ये नया है, कुछ यूनिक शुरू करते हैं, है ना, और लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जब गाइडेंस देना ये तो यूट्यूब पे देते हैं, कुछ पैसे भी कमाएंगे। तो सर जैसे कि आप आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए थे, तो आपका जो मीडियम था वो इंग्लिश था, और उसके बाद आपने पीसीएस की तैयारी या फिर आईएएस की तैयारी हिंदी में क्यों की, इसका रीजन क्या रहा? देखिए, मैं आईआईटी रुड़की में 4 साल नो डाउट इंग्लिश में ही पढ़ा था, लेकिन आप मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पहली बात तो मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, इसी वजह से मेरे ग्रेड भी फर्स्ट सेमेस्टर में 6 थे, बहुत गिरे हुए ग्रेड थे। लेकिन फिर मैंने इंग्लिश समझना शुरू किया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बनता था इंग्लिश में। फिर मुझे लगा कि यार, और हिंदी में इतनी निगेटिविटी थी हिंदी माध्यम में उस समय, कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिर रहा था लगातार, और ये हो रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। फिर भी आपने हिंदी, तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार अगर एक सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा। अच्छा, मैंने दूसरे तरीके से भी सोचा था। मैंने ये सोचा था, मतलब आपसे बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि यार अगर हिंदी में बच्चे ही नहीं है, एक ये बात है, फैक्ट है, आप देखिएगा ना, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम दे रहे थे, खासतौर पर यूपीएससी का। तो मैंने सोचा यार मैं आईआईटी पढ़ाऊं और मैंने हिंदी मीडियम ले रखा है, आंसर राइटिंग मुझे आई गई है, तो मैं ज्यादा आसानी सेलेक्ट हिंदी मीडियम हो जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम मुझे टफ लगेगा। तो ये चालाकी के कारण मैंने हिंदी मीडियम में लिया। और मैं आपसे बता रहा हूँ एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने हिंदी में मुझे नुकसान नहीं हुआ, हिंदी मीडियम के कारण मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं। जीएस में मेरे 400 प्लस स्कोर थे, है ना, कभी नुकसान दिखाई नहीं मुझे हिंदी में। ऑप्शनल की वजह से जो मेरी यूपीएससी में लुटिया डूबी है, 200 नंबर ही मेरे आए, वो लुटिया बेसिकली ऑप्शनल की वजह से। ठीक है, तो हिंदी मीडियम कोई भी मीडियम बहुत बेस्ट है। तो आप इस पर क्या कहना चाहें, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या है कि हिंदी मीडियम लेते तो है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो देख के पीसीएस या फिर आईएएस का, वो लोग सोचते हैं कि हम कन्वर्ट कर दें, अपना मीडियम चेंज कर दें, हिंदी टू इंग्लिश कर दें। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना ना, अपना मीडियम मत चेंज करिए, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में जिसमें बहुत अच्छे होते हैं वो मीडियम लीजिए। नंबर आप देखिए, जीएसवी इस बार तो टॉपर भी जो हिंदी मीडियम की है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी आप देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक आई है हिंदी मीडियम से। आपका चयन सही चीज होना चाहिए। जैसे आपका जो ऑप्शनल है यूपीएससी में खासतौर पे, वो बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि भैया आपका कंटेंट है कि नहीं, इससे रिलेटेड सीरीज है कि नहीं, कॉपी चेक हो रही है कि नहीं इससे रिलेटेड, वो देख के आप ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। हिंदी मीडियम की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन रुकेगा कि आपने आंसर अच्छा नहीं लिखा। तो वो चीज चाहिए भाई आपको। तो जो अच्छा है अगर आप वो ले रहे हैं
तो मीडियम मैं तो कहूंगा कोई मत चेंज करो, नंबर खूब आते हैं दोनों मीडियम से, किसी में नंबर कम नहीं। तो क्या सर जो अभी 2022 का परिणाम आया है तो इसके लिए भी आपने 2022 के लिए भी ट्राई किया था यूपीपीसीएस में? हाँ, मैंने 2022 में ट्राई किया था, मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया भी था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो क्या आपको क्या रीजन लगता है कि किस वजह से, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से नहीं होता है? देखिए, मैं सेल्फ एनालिसिस करता हूँ तो मैं 2-3 चीजें पाता हूँ। पहली बात ये कि मेरा इस बार यूपीएससी का भी अटेम्प्ट था, ठीक है, क्योंकि मैंने बातें बहुत जगह शेयर नहीं की, 2-4 आप लोग से ही बताई हैं। तो यूपीएससी का भी अटेम्प्ट था, यूपीएससी के अगले दिन ही यूपीपीसीएस का एग्जाम था। अब भाई यूपीएससी है तो यूपीपीसीएस तो कोई पढ़ नहीं सकता है। प्रॉब्लम मुझे जो क्लियर कट प्रॉब्लम अपने में दिख रही थी वो ये थी, जो कि मेरा 2020 में भी, जब 2020 में मेरे 38 नंबर से एचडीएम की पोस्ट उठी थी, तो उस साल मेरे जनरल हिंदी में 70 नंबर थे। जनरल हिंदी में 90-95 तो आराम से आ जाते हैं, मतलब इतने नंबर तो लाने ही चाहिए किसी व्यक्ति को, नहीं तो गधा है। मैं खुद गधा हूँ इस बार, सीरियसली। अब क्या हुआ कि इस बार भी अगले दिन ही एग्जाम था, अगले दिन ही, एक भी दिन का गैप नहीं। तो जनरल हिंदी पढ़ने का मुझे समय नहीं मिला, और अगले दिन ही जनरल हिंदी का पहले दिन पेपर होता है। तो ये था कि यूपीपीसीएस के लिए जो पहला ही दोनों पेपर होता है, जनरल हिंदी और एसए, उसकी तैयारी मेरी शून्य थी। और मुझे तो ये श्योर था कि मेरी इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। मैं तो यही सोच रहा था कि यार इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, क्योंकि जनरल हिंदी में जो कट ऑफ होता है 60 नंबर, वो मेरा पार नहीं होगा। पता नहीं कैसे बजरंगबली कट ऑफ पार करा दिए और ये आ गया अपना इंटरव्यू कॉल। लेकिन वो क्लियर था मामला, क्योंकि मैंने एक तो 2 ही पोस्ट भरी थी, जो प्रेफरेंस था एसडीएम डीएसपी, और कुछ चाहिए नहीं थी। और नंबर जनरल हिंदी, एसए, और अब ऑप्शनल में तो पता नहीं, देखिए मार्कशीट आएगी तो बहुत ज्यादा क्लियर कट होगा। ऑप्शनल मैंने चूंकि हिंदी साहित्य लिया था, चेंज किया था, मे भी ऑप्शनल में कोई दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे ऑप्शनल तो मैंने पेपर मुझे पता है, जहां था कि मैं एकदम फोड़ के आया था। अगर हिंदी साहित्य में किसी को नंबर मिले होंगे, अभी मार्कशीट आएगी तो मुझे मिले होंगे, ऐसी उम्मीद है अंदर से। सर हम जानना चाहेंगे कि एज ए एस्पिरेंट जब आपने शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो आप बता रहे थे कि बहुत सारे छात्र बाद में आपसे गाइडेंस भी ले रहे थे, तो हम वही चीज जानना चाहेंगे कि एज ए एस्पिरेंट आप बताइए कि आपको शुरुआत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वो मतलब किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि शुरुआत में उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए जब जब जीरो होती है ना, जब आप सोचते हैं कि आज आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीपीएससी की तैयारी करनी है, तब आप सोचते हैं कहाँ से तैयारी करें। तो आप जाते हैं गूगल या यूट्यूब सर्च करते हैं, और आपने एक बार यूट्यूब सर्च कर दिया, आपको ऐसे लाखों वीडियोस मिलेंगे, और मटेरियल्स की तो भीड़ मिलेगी। एक टॉपर आपको मिल जाएगा, टॉपर जो आपको कहेगा कि 13 दिन में ही मेरा सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में। अब आप उसके चक्कर में पड़ गए। एक मटेरियल मिल जाएगा जो कहेगा कि भैया ये मटेरियल 20 पेज का है, ये पढ़ लो, प्री निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा। वो बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आप, मुझे भी ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टी मेरे साथ ये था कि मेरे बड़े भैया, क्योंकि मेरे गाइड वो हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं सत्यप्रकाश, वो मेरे रियल गाइड वो हैं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे क्लियर कट कहा था कि भाई तुम्हें कोई चैनल नहीं देखना है, एनसीईआरटी के बिना पढ़े कुछ फॉलो नहीं करना है। तो मैंने सबसे पहले, फिर मैं वहां नहीं भटका, मैंने कहा पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, और एनसीईआरटी के बाद चूंकि मैं आईआईटी जेईई की भी तैयारी करता था, उसमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करता था, तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि अब जब मुझे असली एग्जाम की तैयारी करनी है तो मुझे वो टेस्ट पेपर से करनी है। तो इस वजह से मैं भटका नहीं। और मैं आपसे बता रहा हूँ, यूपीएससी का जो पहला अटेम्प्ट था मेरा 2018 में, 2 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स था, और 12 मई को मैं ट्रेन में था, रुड़की से वापस घर आ रहा था, और इतना रोहारोट मचा हुआ था, क्योंकि आप 4 साल जहाँ पे रहते हैं, इतना इमोशनल अटैच रहते हैं वहां से, तो एकदम मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा था घर क्यों जाऊं, ऐसा लग रहा था यार कहाँ क्या लाइफ से कट गया। उस इमोशनल हालत में मेरे 130 नंबर आए थे, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी फोकस करी, मैंने मटेरियल पे एकदम नहीं भटका, मुझे पता था कोई मटेरियल नहीं भटकना है भाई। और सीधी बात है, एक पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट रिवीजन करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, वही पढ़ना है बार बार, टेस्ट एग्जाम देना है। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम जैसे अभी आपने वीडियोज वगैरह की बात की कि हम वीडियोज देखते हैं उसके बाद भटक जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी वीडियोज आती है और कहीं ना कहीं हम प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, और उसके बाद हम तैयारी में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब तैयारी करते हैं तो बीच में ऐसा लगता है कि यार ये बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस पर आपकी क्या विचार है? बहुत जबरदस्त, मतलब ये क्वेश्चन है, मैं बार बार ये लोगों से शेयर भी करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, अगर आप तैयारी को बर्डन लेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, इसके लिए पढ़ना है, तो आप तैयारी सही से नहीं कर पाएंगे। पहली बात है ना, हम लोग तैयारी क्या करते हैं, देखिए समझिए, जैसे हम मान लीजिए मुझे आज तैयारी करनी है, तो मैं जाऊंगा मार्केट से पूरी एनसीईआरटी खरीद लाऊंगा इकट्ठे, और जितनी लक्ष्मीकांत मिली लक्ष्मीकांत, कोई किताब मिली सारी किताब उठा लाऊंगा। अब उससे क्या होता है, मैं भटक जाता हूँ, मुझे बोझा दिखता है। जब मैं किताब जब पढ़ने जाता हूँ, मुझे लगता है हिस्ट्री पढ़ूं कि पॉलिटी पढ़ूं, वहीं पे मेरा फिर मोटिवेशन डाउन होता है। मैं ये कहता हूँ तैयारी को एंजॉय करिए आप पहले ना, जब अब
फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पढ़ना शुरू किया, मान लिया आपने कसम खाई कि ठीक है पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा फिर ज्योग्राफी पे आऊंगा, आपने हिस्ट्री उठाई, आप लगते हैं लाइन बाय लाइन चीजों को याद करने, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप उसको बर्डन की तौर पे ले रहे हैं कि आपको तैयारी करनी है, और आप 2 महीने में आपको लगता है कि भैया मेरे बस की नहीं, आपको अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि अब मेरे बस की नहीं है, बस अब मैं किसी तरह समय काट लूं 2 साल। सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले तैयारी को एंजॉय करिए, 2-3 महीने केवल और केवल रीडिंग करिए, केवल रीडिंग करिए। जैसा सर टॉपर्स वाली वीडियो है, मैं टॉपर्स किसी टॉपर को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी भी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ हर टॉपर की अलग स्ट्रेटजी होती है, हो सकता है किसी टॉपर की स्ट्रेटजी आपको काम कर जाए, हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए काम की ना हो, लेकिन जो एक नॉर्मल बात है कि आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तैयारी एंजॉय नहीं करोगे तो ये प्रोसेस लंबा है, धैर्य वाला प्रोसेस है। 1-2 टॉपर्स को छोड़ दीजिए ना, मैक्सिमम टॉपर आपको ये दिखेंगे तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में, 6वें अटेम्प्ट में टॉपर बने। तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए एंजॉय करके तैयारी कीजिए, वो प्रोसेस जर्नी एंजॉय करेंगे, आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी रीड करिए भाई, क्यों रटना है, पहले रटने की चीजें लास्ट में करिए। तो ये प्रोसेस मैंने अपनाया था, सबको यही सजेस्ट करूंगा, एंजॉय करो, तो जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। तो सर प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि यदि कोई नया छात्र है, मान लीजिए अभी 2023 की हम बात नहीं करते हैं, 23 के बाद मान लीजिए कोई 24 को टारगेट कर रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, जैसे शुरुआत से लेके एंड तक उसको किस तरीके से प्रोसेस उसका होना चाहिए? देखिए, उसको पहली बात तो अपना 1 साल को डिवाइड करना चाहिए स्ट्रेटेजी में। एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट भी है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, बहुत मतलब बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको याद रखना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आपको एक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बेसिक प्रोसेस है, सीधे नहीं भागना चाहिए। जैसे हमारे यूपी पीसीएस में खास तौर पे ना ये मिसकंसेप्शन है कि सीधे घटना चक्र पढ़ लें, रट लें, काम हो जाएगा। तो घटना चक्र वाकई बहुत अच्छी किताब है और वो पढ़ना ही चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसको समझ में आने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी का टारगेट रखिए 4 से 5 महीने का। उसको भी ये मत रखिए कि 1 दिन में मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा। कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे रहते हैं कि मैं 10 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा, और 10 दिन में पता चलता है एक किताब भी नहीं हुई। ऐसे गलती नहीं, प्रॉपर रखिए कि भाई ठीक है इतना पेज मैं पढ़ पाता हूँ, इस हिसाब से पढ़ूंगा और केवल रीडिंग करूंगा। पहली दफा जब रीड करूंगा तो रटूंगा नहीं, रटने की कोशिश करेंगे फिर मामला गड़बड़ होगा। तो केवल रीड करिए 4 से 5 महीने में। उसके बाद क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछे हैं, एनालिसिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। एक बार एनसीईआरटी रीड करने के बाद 10 दिन आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे समय बिताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद उठाइए बेसिक किताबें, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये कुछ किताबें आप बेसिक उठाइए, इसको रीडिंग करिए, इसको भी केवल रीड करिए। 2 महीने का समय दे लीजिए बेसिक किताबों के रीडिंग के लिए। आपका कितना हो गया, 5, 2 7 महीने हो गया, मान लीजिए 3 महीने कर लीजिए, 8 महीने हो गया। 8वें महीने से तैयारी की आप उठाइए प्रीलिम्स का टेस्ट, प्रीलिम्स का टेस्ट उठाइए, और प्रीलिम्स का टेस्ट पहले पार्ट टेस्ट उठाइए। भले से आपको कुछ चीजें याद नहीं है, कोई चीज नहीं याद है, मैं फिर से कह रहा हूँ 0 याद है। 8वें महीने जब आप प्रीलिम्स का टेस्ट उठाएंगे, कोई पार्ट टेस्ट उठाया आपने, मान लीजिए आपने पॉलिटी का पार्ट टेस्ट उठाया, उसको सॉल्व कीजिए। सोचिए जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर भी एफर्ट कीजिए कि कैसे तुक्का लगाऊं, कुछ तो पढ़ा था मैंने, भाई पॉलिटी रीड तो की थी, एनसीईआरटी भी रीड की है, लक्ष्मीकांत भी रीड की है, कुछ तो आएगा दिमाग में, उसको अटेम्प्ट कीजिए 100 के 100 क्वेश्चन। उसके बाद उसके बनाइए नोट्स, जो 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उस नोट्स में कौन सी गलती की है वो नोट करिए, और 2 पेज 3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब इसी को रटिए, ये रटिए, ये 3 महीने में आपका पूरा पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 11 महीने हो गए और आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। बचता है मेंस, तो मेंस के लिए आप क्या करिए, 8वें महीने से ही, जो 8वां महीना जब प्रीलिम्स हमने स्टार्ट किया था उसी के पैरेलली आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी 11 12 के पीछे के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, 1-1 2-2 आंसर राइटिंग करना। कोई कोचिंग वोचिंग टेस्ट सीरीज कुछ नहीं ज्वाइन करिए, वहीं से 1-1 2-2 आंसर लिखिए और बढ़ते जाइए। प्रीलिम्स के बाद भी इतना समय रहता है कि आप मेंस निकाल सकते हैं, लेकिन एक बेस आपका बन जाता है और आप श्योरली कि आपका सिलेक्शन होना है। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में ही बात की कि इस पर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी के जो पैटर्न में यूपी पीसीएस के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, खासकर ऑप्शनल रिमूव हो गया, जो कि बहुत सारे छात्रों का कहना भी था ऑप्शनल रिमूव हो जाए। तो आप इसके बारे में बताइए कि आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, और जो नए छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस अवसर को किस प्रकार से भुना सकते हैं? देखिए, इसमें मेरा एक मंतव्य है, मतलब ये मेरा मानना है, मेरे हिसाब से आयोग जो करता है सही करता है। मतलब मैं स्टार्टिंग से इस स्टेटमेंट पे टिका हुआ रहता हूँ, कभी भी आयोग ऑप्शन नहीं हटा रहा था उसके कारण थे, आयोग हटा दिया तो अब उसके कारण है। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि ऑप्शन हट गया अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मैं ये बात कहूंगा हर चीज अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, पहले यूपीएससी यूपी पीसीएस में खुद साथ में देता था, अब अगर मुझे देना होगा तो मैं भाई एक को प्रायोरिटी दूंगा, क्लियर कट, है ना, क्योंकि अब 2 पेपर अलग हैं,
आप अगर देखेंगे, अगर वो जो ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपका यूपी छूट जाएगा। बिल्कुल ये छूटेगा। अब एक चीज है, ये तो बर्डन बढ़ गया पहली बात। अब दूसरी बात एक चीज और है ना, समय। आप देखिए यूपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ 23 सितंबर को, और 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा यूपीपीसीएस का। तो आप पक्की बात है तब दोनों गड़बड़ करेंगे। एक प्रायोरिटी पे रखिए, दूसरे को साइड में रखिए, और उस पर फोकस होकर एक अटेम्प्ट पहले एकदम क्लियर कर दीजिए, एकदम अपना जोर लगा के। पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरी बात है ना, अभी मार्केट में फिर से मटेरियल्स की बाढ़ आएगी, है ना, यूपी पीसेस के, क्योंकि नया कंटेंट आया है तो उसकी बाढ़ आएगी। इससे बचना है, एक मटेरियल कोई भी फॉलो करना है ना, उससे कंप्लीट करना अपना यूपी पीसेस का सिलेबस, और प्रैक्टिस खूब करनी है। एक चीज और है जो इसमें आप अवसर बोल रहे हैं ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, इसमें यूपीएससी वाले बच्चे अब इस बार पिछड़ेंगे। अभी तक क्या होता था, यूपीएससी वाले बच्चे जो यूपी पीसेस देते थे उनकी टॉप रैंक आती थी बहुत सारी, अभी वो हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल तैयार करना है, अदर स्टेट वाले बाहर, उनके लिए अब गेम खत्म है, अदर स्टेट वाले अब नहीं होंगे सेलेक्ट, यूपी स्पेशल आ गया। अब दूसरी बात ये है, जो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेगा यूपी स्पेशल, जो लोग हल्के मिलेंगे उनका तो गया मामला, 2 पेपर है भाई 400 नंबर के, और जो बढ़िया से कर लेगा यूपी स्पेशल, उसका इस बार देखिएगा आप टॉप रैंक आनी है। तो ये स्ट्रेटजी में क्लियर कट चेंज है ना, नया पैटर्न, नए तरीके से प्रॉपर फोकस करिए, होगा। सर जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं कि जैसे वीडियोज वगैरह देखते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज होती है, लेकिन सब कहते हैं हमारा ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कोर्स ज्वाइन कीजिए, और कहीं ना कहीं आप भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब आपके जो वीडियोज होते हैं जैसे यूपीएससी हिंदी पे, तो सारा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर आपका चार्जेस वगैरह भी लगता है कि फ्री भी देते हैं कुछ? देखिए हम लोग फ्री के लिए भी बहुत एफर्ट करते हैं। देखिए एक चीज है, जो अभी जमाना है उसमें हर चीज फ्री तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग ये काम करते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका फ्री में भी सिलेक्शन होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स में सीसेट लोगों का फेल होता है, सीसेट की पूरी क्लासेस फ्री हैं। मॉक टेस्ट भाई टेस्ट सीरीज लोग ज्वाइन करते हैं, हमने 6 मॉक टेस्ट कराए हैं, ओपन टेस्ट, फुल टेस्ट फ्री है, सीसेट के ओपन टेस्ट फ्री हैं। डेली मेंटरशिप मैं खुद देता हूँ, वो बच्चा ज्वाइन किया है नहीं ज्वाइन किया, चैनल पे आपके यूपीएससी हिंदी पे। हाँ, उसमें मैं प्रीलिम्स के लिए ना, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बच्चे को घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के लिए लोग पैसे चार्ज करते हैं। मैं ये सब चीजें एकदम फ्री में, पूरे दिन एकदम इन्वॉल्व रहता हूँ, सबके आंसर खुद देता हूँ। तो ये काम करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग ने एक लॉन्च भी किया है, जैसे अभी करंट के लिए अभी हल्ला मचेगा कि 30 दिन बचा है सर, करंट के लिए क्या करें, मर जाए क्या, करंट समझ में नहीं आ रहा है। निशांत भैया जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे, इतना जबरदस्त करंट पढ़ाए थे, आई दृष्टि, इस बार फिर से पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में, सबके लिए फ्री है। आई दृष्टि वो हो गई, करंट भी काम खत्म, यूपी पीसीएस फ्री, तो ऐसे ही हो जाएगा। घटना चक्र वाली आई दृष्टि आती है वही पढ़ाते हैं, वो एकदम फ्री पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। कई टॉपर से आप सुना होगा, आपने रश्मि मैम से सुना होगा, ऋषभ सर से सुनिएगा, शिवांग सर से सुनिएगा, ये लोग सिलेक्टेड लोग हैं, इन लोग ने वो क्लासेस की थी प्रॉपर, ठीक है, तो बहुत मजेदार थी। इसके बाद हम लोग ने एक नया बैच भी लॉन्च किया, टॉपर्स बैच। तो जो हम लोग के पेड कोर्सेज भी है ना, केवल रिटन टेस्ट सीरीज को छोड़ के, क्योंकि देखिए रिटन टेस्ट सीरीज फ्री कर पाना वो इम्पॉसिबल है, खासतौर पर हम लोग क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है। वो चीजें छोड़ के जो भी मेंस की, जैसे हम लोग का एक कोर्स होता है ध्रुव, उसमें 700 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, वो भी फ्री है। जो 2022 का इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने 2022 का इंटरव्यू दिया है, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस, आप हमारे साथ जुड़िए, है ना। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो, या आपकी रैंक खराब आई है, आप चाहते हैं अगले साल इंप्रूव करना, तो आपको मेंटरशिप, डेली क्वेश्चन, ये सारी चीजें वहां पे फ्री। तो हर चीज फ्री है, मतलब उन लोग के लिए बस वही टेस्ट सीरीज छोड़ के सारी चीज फ्री, वही रिटर्न वाला छोड़ के सारी चीजें फ्री कर दी हैं, बिल्कुल जो चाहिए वो मांग लो भाई। सर जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब तैयारी करते हैं या फिर कुछ एग्जाम्स वगैरह देते हैं, कहीं ना कहीं पहले या फिर लास्ट स्टेज तक जाके सिलेक्शन नहीं हो पाता अंतिम रूप से, और आपके भी साथ ऐसा हुआ है, तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, या फिर छात्रों को उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये ना दो चीजें होती हैं। डिमोटिवेट व्यक्ति क्यों होता है, वो होता है एक्सपेक्टेशन से। जैसे मैं आपको अपने इंसिडेंट बता रहा हूँ, 2020 में जब मेरा दूसरी बार जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो उस साल मैं ये सोचा था कि मेरी ईयर 100 तो श्योर है। आदमी अपने आप को चेक करता है ना भाई, सोचता है आंसर ऐसा लिखा, ये कमाल करके आया हूँ, तो मैं ये सोचा था। अच्छा, लोग भी यही कहते थे, रिजल्ट है, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आपसे बता रहा हूँ कसम से, मैं तब डिप्रेशन में चला गया था, इतना ज्यादा मेरी बुरी हालत थी ना, मेरे दोनों भाई नहीं रहे होते, छोटे भाई और बड़े भाई, तो मैं पक्का मतलब सुसाइड वाली एकदम मतलब पगला गया था मैं। मुझे लग रहा था भाई मैं क्या कर डालूंगा, किसी तरह के इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, फिर मैं सोचा, फिर मैं जब वो चीज बैक जाके देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज समझ आता, मुझे लगता है यार ये चीज हम गलत समझते हैं, हम सोचते हैं हम फेल हो गए। आपने इंटरव्यू दिया भाई, आप उन 2000 बच्चे, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी का आप इंटरव्यू देते हो ना, एनटीपीसी, एसएआई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गिफ्ट सिटी, इनमें आपकी जॉब पक्की होती है, मतलब आपने इंटरव्यू दिया, आपकी जॉब पक्की है, ठीक है, कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। अब आप अपने आप को एज अ सक्सेसफुल देखिए कि आप उन 2000 बच्चे में जो इंटरव्यू दिए हो, फेलियर मत मानिए। दूसरी बात,
जो लोग प्री में भी फेल हो जा रहे हैं उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि यार कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बढ़ के, आपकी लाइफ की बढ़ के और आपकी खुशी से बढ़ के नहीं है। एक एग्जाम को देने में अगर हम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, जो कि मेरा खुद का अनुभव है, तो वो एग्जाम आपके लिए नहीं है भाई। एग्जाम तब है जब आप उसको मजे में लो, एंजॉय करो, जो मैं आप कहता हूँ बार बार, अब सबसे ये बात कह रहा हूँ। तो मैं तो भाई इस तरह से बाहर आता हूँ, आप अपने आप को पॉजिटिव लीजिए। हाँ, एक जो बहुत एरर बच्चे करते हैं, जो हम लोग समानता जाने देते हैं, होता क्या है, हम प्री देते हैं, ठीक है, प्री के बाद चिल हो जाते हैं, एकदम जिंदगी मजे में आ जाती है। दुख पता है कब होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन। उसके पहले हम एकदम चिल होते हैं, हमें मजे कर रहे होते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। दुख उस दिन होता है जिस दिन रिजल्ट आता है। अब उस दुख से बाहर कैसे निकलना है भाई, प्रीलिम्स के अगले दिन ही, 2 दिन बाद, 2 दिन रेस्ट कर लो, 3 दिन रेस्ट कर लो, अपने आप को एनालिसिस करो, आपको आइडिया लग जाएगा। यूपीएससी में बहुत सारी आंसर की आती है, देख लो यार कि कट ऑफ पार हो रहा है भाई, 90 नंबर आ रहा है कि नहीं, देख लो। यूपीपीसीएस में ऑफिशियल आंसर की आ जाती है, मिला लो कि यार 85 नेट सही हो रहे हैं कि नहीं, 80 नेट सही हो रहे हैं कि नहीं, और उन गलतियों पे तत्काल काम करो। क्या कमी रह गई, हम लोग क्या करते हैं ना, ये कमी पे काम करते हैं अभी। अब अगला प्रीलिम्स आने वाला ना, जो ससुरे पिछले साल प्रीलिम्स देते, अब देखेंगे कि क्या कमी रह गई, अब रोएंगे। वो तुरंत रो, साल भर का प्रोसेस यूज करो, प्री नहीं रुकेगा। और लास्ट बात ये कि यार धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य मत खोइए। 2 साल 3 साल समय लग जाए, जब आइए ना, वही कहा जाता ना, मैंने उसको जब देखा, उसको लोहे जैसा तपते देखा। तो आप लोहा बनिए, तपिए और इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। 2-3 साल में रिजल्ट दीजिए, लेकिन वो रिजल्ट ऐसा है कि आप देखिए जो सेलेक्ट हुए हैं मैक्सिमम लोग 2-3 साल वाले हैं, और रिजल्ट आया तो एकदम तबाही आ गई भाई कि क्या बात है एकदम टॉपर। तो ये काम करिए, डार्क हॉर्स बनिए, टिके रहिए, मामले में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूअर्स को आपने, हमें और हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी। ये बहुत बहुत आभार सर, और आपने अपना समय निकाला, ठीक है। और सभी को जय हिंद। भाई साहब का चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब होना चाहिए, ठीक है, और बहुत जरूरी है। सपोर्ट करते रहिए यूपीएससी हिंदी को भी, सर को भी। हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ गाइडेंस सेशन करते रहेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप लोग यूपीएससी हिंदी विजिट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको चैनल यूपीएससी हिंदी मिल जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।